गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विजयराज कटारिया। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ 9th क्लास। इस साल राजस्थान बोर्ड ने आपके लिए नया जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया है उसके अनुसार हम पढ़ने वाले हैं। तो आपका 5वां लेसन जो है अध्याय 5 लेसन 5th, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई। ओके गाइस, मैं आपको 9th क्लास को थोड़ा हायर लेवल पे पढ़ाऊंगा, क्योंकि जैसे आप 10th क्लास में जाएंगे तो NTSE और STSE और ओलंपियाड के जो एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी भी मैं 9th से कराना शुरू करूंगा, ताकि आपको आगे जाके कोई समस्याएं उत्पन्न ना हो। इसलिए लेसन आपका है 5वां और लेसन का नाम है जीवन की मौलिक इकाई और क्लास आपकी है 9th क्लास। ओके गाइस, 9th क्लास का 5th लेसन है आपका जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, तो जीवन की मौलिक इकाई जो है कोशिका होती है। सभी को ध्यान होगा कि कोशिका जो है वो जीवन की मौलिक इकाई है। इस कोशिका को सेल कहा जाता है। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ चुका होगा, लेकिन हम ये जानेंगे, हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कोशिका है इसका रहस्य क्या है, क्या क्या इस कोशिका के अंदर चल रहा है। क्योंकि जो कोशिका है ना, इसकी एक अपनी ही दुनिया है। और आज का जो समय है माइक्रोस्कोपिक जमाना है, और आज हम इस कोशिका के बारे में जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि इस कोशिका को किसने तो खोजा, क्या नाम दिया, कब खोजा, और किस तरीके से हमें पता लगा कि किसी भी जीव का, यानी कि सभी जीवों का जो शरीर है, अब जीवों में पेड़ पौधे भी आ सकते हैं, जंतु भी आ सकते हैं, सूक्ष्म जीव भी उसमें शामिल हो सकते हैं, यानी कि सभी जीवों का, इस सृष्टि पर जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों की जो मौलिक इकाई है वो कोशिका है। अब इस कोशिका का रहस्य क्या है, कि इस कोशिका के बारे में किसने जानकारी हमें दी। तो सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पर ये क्लियर करूंगा कि ये जो कोशिका है इसकी परिभाषा क्या है। 9th हो, 10th हो, 11th हो या 12th हो, सभी क्लासों में इसकी परिभाषा एक ही है, जो मैं यहाँ पर आपके सामने राइट करने वाला हूं। कोशिका यानी कि सभी जीवों की संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं आनुवंशिक इकाई होती है। आनुवंशिक इकाई होती है। तो आपको इसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी कि कोशिका जो है सभी जीवों की संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं आनुवंशिक इकाई होती है। इसमें हमें ज्यादा कुछ समझना नहीं है। गाइस, पेन कॉपी लेके आप बैठें ताकि साथ में आप इनको राइट करते हुए चलें। ठीक है, अब हमें ये ध्यान देना है कि हमने कोशिका में क्या लिखा है कि सभी जीवों की संरचनात्मक, मतलब जो जीव है उनकी संरचना का जो निर्माण हो रहा है ना, वो किसके द्वारा हो रहा है, कोशिकाओं के द्वारा। दूसरा पॉइंट इसमें क्या कहा है कि क्रियात्मक, यानी कि सभी जीवों में जो कोशिकाएं हैं ना वो विविध प्रकार के, यानी कि एक जैसी कोशिकाएं मिलकर एक कार्य को संपन्न करते हुए उत्तक कहलाते हैं। तो ये क्रियात्मक दृष्टि से भी, कि कोशिका जब आपस में कार्य करेंगी, परस्पर जब एक दूसरी कोशिकाएं आपस में कार्य करती हैं तो मनुष्य के अंदर क्रियाएं होती हैं। तो क्रियात्मक दृष्टि से भी क्या है, कोशिका एक मौलिक इकाई है। और अगला हमने क्या कहा, आनुवंशिक इकाई भी इसे कहा जाता है, क्योंकि कोशिका जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अलग गुण डीएनए का या लक्षणों को हमें भेजना है तो वो भी कोशिका के माध्यम से जाता है, क्योंकि कोशिका जो है वो लक्षणों को या आनुवंशिक पदार्थ को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाती है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर दूं कि हमारे अंदर या मानव शरीर में या जीवों में
आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होता है? तो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ओके गाइस, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। तो अब कोशिका के बारे में आप भरपूर जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि सभी जीवों की संरचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवंशिक इकाई क्या है? कोशिका है। क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो कोशिकाओं के द्वारा डीएनए या आनुवंशिक पदार्थ जाता है, वो भी एक कोशिका के द्वारा जाता है। और सबसे छोटी कोशिका के बारे में आपको बताता हूं, तो सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु। मानव में सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु। इस शुक्राणु के द्वारा ही आनुवंशिक जो पदार्थ है डीएनए, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचता है। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु। मैं आपको यहाँ पर ये नॉलेज दे रहा हूं ताकि आपको आगे समस्याएं न आए। ये तो नर में होगी शुक्राणु, और ये होगी मादा के अंदर। मेरे को आपको यहाँ पर ये जानकारी देना अति आवश्यक है, क्योंकि आनुवंशिक पदार्थ जो हैं वो शुक्राणु और अंडाणु जो हैं, इनके निषेचन के बाद में जो जीव बनता है उसमें ये आनुवंशिक पदार्थ जाते हैं। तो अब आप अनुमान लगा लीजिए कि नर से शुक्राणु गई यानी कि कोशिका गई, और मादा के अंदर जो अंडाणु है वो भी कोशिका है। जब ये कोशिका आपस में निषेचन की क्रिया करती हैं तो आनुवंशिक पदार्थ उस नए जीव में चले जाते हैं। तो हमने सही कहा अभी तक कि कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक, क्रियात्मक व आनुवंशिक इकाई है। अब मैं आगे यहाँ पर डिस्कशन आपसे करने वाला हूं कि हमने इसको संरचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवंशिक दृष्टि से मौलिक इकाई तो कहा है, लेकिन इस मौलिक इकाई के बारे में सबसे पहले हमें किसने अवगत कराया, किस आधार पर अवगत कराया, कब करवाया और उसे क्या कहा, किस तरीके से उन्होंने अपने रिसर्चेस यहाँ पर किए थे, जिससे हमें ये पता लग चुका था कि कोशिका जो है सभी जीवों की संरचनात्मक, क्रियात्मक इकाई होती है। तो देखिए, सबसे पहले कोशिका की खोज का श्रेय, ठीक है, कोशिका खोज सबसे पहले किसने की थी? तो आप सभी को याद होगा कि आपने 9th में अभी आए हैं तो 8th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोशिका की खोज की थी। किन्होंने? रॉबर्ट हुक ने। अब यहां पर ये प्रश्न बन जाता है कि इस रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस सन में की थी? तो वो भी हमें यहां पर लिखना होगा 1665 यानी कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी या कोशिका के बारे में हमें अवगत करवाया था। लेकिन अब हमें यहाँ पर एक रोचक तथ्य को देखने वाले हैं कि ये जो रॉबर्ट हुक है, इसने किसके आधार पर कहा कि सभी जीवों की मौलिक इकाई जो है या सबसे छोटी इकाई जो है वो कोशिका है। तो देखिए, हम इस रॉबर्ट हुक के इतिहास के बारे में अब थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो ये जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने 1665 ईस्वी में हमें कोशिकाओं के बारे में अवगत करवाया। लेकिन इन्होंने क्या किया कि अपने रिसर्चों के दौरान अपने जो इन्होंने प्रयोग किए थे वो प्रयोग को हम यहाँ पर समझने वाले हैं, क्योंकि जब तक हम रॉबर्ट हुक के प्रयोग को नहीं समझेंगे हमें इस कोशिका के बारे में जानकारी अच्छी तरीके से या भली भांति हमें प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, आप लोगों ने पेड़ पौधे हर जगह देखे होंगे। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले एक जो प्लांट था, पौधा था, उस पौधे के चारों ओर कोशिका से घिरा हुआ मृत आवरण था, या हम यूं कहें हमारी भाषा में कि रॉबर्ट हुक ने जो पादप है उस पादप के चारों ओर जो छिड़ा होता है या छाल जो होती है या काट जो होता है उसको वहां से पृथक किया, और पृथक करने के बाद उसे विभिन्न अभिरंजकों से अभिरंजित करके अपने प्रयोग की, यानी कि अपने प्रयोग किए उस छीड़े से।
पेट से उसने छीड़ा अलग किया। उस छीड़े को रॉबर्ट हुक ने जब माइक्रोस्कोपी में देखा तो रॉबर्ट हुक को वहां पर बहुत सारी कोशिकाओं का एक गुच्छा दिखाई दिया। कोई एक कोशिका उसे दिखाई नहीं दी थी, बहुत सारी कोशिकाओं का गुच्छा उसे वहां पर दिखाई दिया। और रॉबर्ट हुक ने वहां पर देखा कि उन कोशिकाओं में कोई मूवमेंट नहीं है, कोई गति नहीं है। यानी कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कैसी कोशिकाएं देखी? मृत कोशिकाएं देखी। और उन कोशिकाओं के समूह को रॉबर्ट हुक ने कहा कोशिका भित्ति। क्या नाम दिया? कोशिका भित्ति नाम दिया। ओके गाइस, तो यहां पर आपको क्लियर हो चुका होगा कि रॉबर्ट हुक ने किस तरीके से कोशिका भित्ति को हमें बताया कि कोशिका भित्ति होती है। अब यहां पर हमें समझना यह है कि रॉबर्ट हुक ने बहुत सारी कोशिकाओं का समूह देखकर कोशिका भित्ति नाम तो दिया, ठीक है। लेकिन रॉबर्ट हुक ने एक चीज और कही थी कि ये जो कोशिका है ना, ये एक खोखली गुहा है। क्या है? खोखली गुहा है, यानी कि अंदर से खोखला होता है कोशिका, ठीक है। और उन्होंने इसका दूसरा नाम भी ये निर्धारित किया था कि ये खाली कमरा है। क्या है? खाली कमरा है। तो गाइस, आपसे मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप पेन कॉपी लेके साथ में बैठे होंगे ताकि सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। आगे हम डिस्कशन करने वाले हैं कि ये कोशिका भित्ति नाम रॉबर्ट हुक ने अपने प्रयोग के आधार पर दिया। उस प्रयोग को हम आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस, कुछ समझ में आ रहा है आपको? अब हमें यहां पर यह देखना है कि ये कोशिका जो भित्ति है, रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं के समूह को देख के कहा था इसे, ठीक है। लेकिन रॉबर्ट हुक ने इस कोशिका की भित्ति की जो जानकारी है हमें माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक के द्वारा प्राप्त होती है। यानी कि रॉबर्ट हुक ने अपनी ये जो कोशिका भित्ति जो नाम दिया था उन कोशिकाओं के समूह को, या कोशिका भित्ति की जानकारी रॉबर्ट हुक ने एक बुक में प्रकाशित की थी और उस बुक को कहा जाता है माइक्रोग्राफिया बुक। अंडरलाइन कर लेना गाइस इसे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रॉबर्ट हुक ने जो अपने प्रयोग किए थे, कोशिकाओं के बारे में जो हमें जानकारी दी थी, वो किस बुक में उन्होंने प्रकाशित की थी? तो उन्होंने माइक्रोग्राफिया नामक बुक में प्रकाशित की थी। अब ध्यान यहां पर देना है, मैंने अभी आपसे कहा था कि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं को अपने खुद के द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी में देखा था और उनको कोशिकाओं का समूह दिखाई दिया उन्होंने कोशिका भित्ति नाम उन्हें रखा। और इस कोशिका भित्ति की जानकारी हमें एक किताब के द्वारा मिलती है जिसे माइक्रोग्राफिया कहा जाता है। अब सवाल यहाँ पर ये उत्पन्न हो रहा है गाइस, आपके माइंड में भी चल रहा होगा, अगर रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिकाओं की खोज नहीं की तो फिर किसने की? अब ये और इंटरेस्टिंग पॉइंट बन जाता है आपके लिए, क्योंकि अभी तक हमने यही पढ़ा है कि कोशिकाओं के बारे में या कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन रॉबर्ट हुक ने तो मृत कोशिकाओं की खोज की थी। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट आपके सामने ये उत्पन्न हो रहा है, अगर रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं की खोज की थी तो जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की? तो देखिए, अब इसके बारे में भी हम समझते हैं कि जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की। तो देखिए, मैं यहां पर जीवित और लिख देता हूं, जीवित कोशिका खोज। आप अपनी नोटबुक में स्टेप बाय स्टेप इनको राइट करते हुए चलेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स आगे ना क्रिएट हो, क्योंकि मैं इस 9th क्लास में जो लेवल है उसे हायर लेवल पर मैं आपको ले जा रहा हूं, ताकि अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहे, कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई इंजीनियर बनना चाहे, तो आने वाले समय में वो अपनी स्टडी को प्रॉपरली तरीके से लॉस ना हो पाए उसको। तो देखिए, अब हम यहां पर बात कर रहे हैं कि जीवित कोशिका खोज किसने की। तो गाइस, जीवित कोशिकाओं की खोज एक साइंटिस्ट हुए थे, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक और एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। कब की थी? 1674 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1674 ईस्वी में इन्होंने जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। अर्थात हम कह सकते हैं कि एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने
जीवित कोशिकाओं की खोज की थी, इसलिए एंटोन वॉन होक को जीवित कोशिकाओं की खोज करने का श्रेय जाता है। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात का यहाँ पर डिस्कशन करना चाहता हूं कि अगर कोई वैज्ञानिक या इंसान किसी चीज की खोज करता है तो वो उसका जनक कहलाता है। लेकिन अब मैं आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि कोशिकाओं का जनक किसे कहा जाता है या कोशिका का जनक किसे कहा जाता है? तो आपके दिमाग में रॉबर्ट हुक आंसर आएगा या कि एंटोन वॉन लीeuwenhoek आंसर आएगा? तो गाइस ऑब्वियसली हमारे दिमाग में रॉबर्ट हुक ही आंसर आएगा, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले हमें बताया था, यानी कि खोज उसी ने करी थी। चाहे वो जीवित कोशिका देखी हो चाहे उन्होंने मृत कोशिका देखी हो, ये मायने नहीं रखता है, लेकिन सबसे पहले हमें कोशिका के बारे में रॉबर्ट हुक ने ही कहा था। इसलिए कोशिकाओं का जनक या कोशिका का जनक रॉबर्ट हुक को ही कहा जाता है, ना कि एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने। लेकिन यहां पर समझ में ये आ रहा है कि रॉबर्ट हुक के बारे में तो हमने देख लिया है कि उन्होंने किस तरीके से पादप के छींटे से कोशिकाओं के समूह को देखा था, लेकिन जिन्होंने जीवित कोशिकाओं की खोज की थी उन्होंने किस तरीके से की, किस बेस पे की, जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर जगह ये आपको नहीं मिलेगा। आज हम जानते हैं एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने क्या किया कि तालाब में जो पानी भरा हुआ था उस पानी में से कुछ जीवित कोशिकाओं को उसने निकाला और अपने खुद के संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा तो उन कोशिकाओं के अंदर कुछ उसे मूवमेंट दिखाई दी, कुछ गति दिखाई दी। तो उस आधार पर एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने 1674 ईस्वी के अंदर दुनिया को यह बता दिया था कि ये जो कोशिका है, जीवित जो कोशिका है, ये सभी जीवों की, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे सूक्ष्म जीव हो, उन सभी की संरचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवंशिक इकाई यही कोशिका है। इसलिए जीवित कोशिकाओं की खोज का श्रेय एंटोन वॉन लीeuwenhoek को जाता है। ओके गाइस, आज हमने कोशिका के बारे में डिस्कशन किया है कि कोशिका की खोज किसने की, किस आधार पे की, और जीवित कोशिकाओं की खोज का श्रेय किन्हें जाता है? एंटोन वॉन लीeuwenhoek को। इन्होंने किस तरीके से अपनी खोज की और कोशिका का जनक किसे कहा जाता है, तो वो सभी हमने जीवन की मौलिक इकाई अध्याय 5 कक्षा 9 के अंदर हमने यहां पर अभी देखा है। तो आज के लिए धन्यवाद।